गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हमारी बुक का नाम है क्षितिज पार्ट 1 भाग 1। क्लास 9th की बुक है ये। इसके अंदर हमारा सेकंड चैप्टर है जिसके राइटर हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं को जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता है। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। इस चैप्टर में हम किसके बारे में देख रहे हैं? हम देख रहे हैं नेपाल और तिब्बत के बीच के रास्ते के बारे में। ल्हासा की ओर क्या है इस चैप्टर का नाम है? ल्हासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कंडीपोड़ का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्य एक चीनी किला था जहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित ही क्यों ना हों। तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। यह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोपीदार बर्तन में रखकर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चौड़ी में से चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्य चीनी किले में जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहगीर मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम ठोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति की जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहने भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते पे लौटे थे और भिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने की जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोग उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त 6 पीकर सुबह बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट डाँडा डोडला पार करना था। डाडे तिब्बत के रास्ते सबसे खतरी जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा भी नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है। वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार और कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लेकर फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे जाएं तो खुद ही अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल ठोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहाँ
वैसी सूरत देखते टोपी उतारकर जीभ निकाल कुची कुची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्चतम स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 1-2 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं दोक्यवस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ गया था। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं रास्ते ले मील 1.5 मील चल गया। आगे एक घर से पूछने पर पता चला कि लक्कोड़ का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 कटोरी कंडे फूट डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं था मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लक्कौर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खा लिया गया, रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। अब हमारी टिहरी के मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम था त्रिडी समाधि गिरी। आसपास के गांवों में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिर्री बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। अब अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्यासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े में ही मोटे कपड़े से सिर तो ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आज 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे थे। ललाट धूप से जल रहा था और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ों को लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिहरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। लेकिन आदमी मिलने का बहाना कर सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन पर बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर की हर एक जागीरदारी कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सीकर की खेती मुखिया भिक्षु क्यों बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी गई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा दिया गया। वह बड़े मोटे कागज और अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी।
एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसीलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिहड़ी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नसमेकी से विदाई लेकर चल पड़े। हमने पढ़ा हिंदी के अंदर दूसरा पाठ, जिसका नाम है ल्यासा की ओर, और इसके जो लेखक हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन। इसी के क्रम में आगे आपको इसी पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।